Let us start with a new session. Let us start with a new subject rather. और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आपके अकाउंटिंग के एडवांस अकाउंट जिसका नया नाम है अब. ठीक है, तो विल बी स्टार्टिंग विद दैट. And to start with, we'll be starting with AS number 13, that is accounting for investments. But before I start, let me give you a brief about the entire syllabus first. है ना, कि syllabus में क्या क्या होने वाला है और इसके साथ साथ में syllabus के साथ साथ में कौन से वो एरियाज है जहां पे अपने को ज्यादा ध्यान देना चाहिए वगैरह, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा आपके सिलेबस के अंदर टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डाले गए हैं. टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं? 27 चीजें. तो सारे के सारे आपके सिलेबस में हैं. ओके, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेटा आपके सिलेबस में डाले गए हैं, है ना. नाउ ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस, तो जैसे कि हमने अभी बात की कि आपके सिलेबस में पूरे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डाले गए हैं. तो मैं साथ साथ में यहाँ पे एक नोट बनाते रहता हूँ. ठीक है, सो यू आर हैविंग व्हाट 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. उसके साथ साथ में आपको फ्रेमवर्क दिया गया है. नाउ व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क? तो फ्रेमवर्क इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑन विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन मेड. आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनने लग जाता है क्या? पहले क्या बनता है उसका? फाउंडेशन, और उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनती है. ऐसा समझ लीजिए ये 27 फ्लोर हैं और उसका जो फाउंडेशन है वो ये फ्रेमवर्क है. आया समझ में? तो फ्रेमवर्क इज द फाउंडेशन जिसके ऊपर ये 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए. ठीक है, रिमेंबर ये सारे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसी फ्रेमवर्क से बने हुए हैं और उसको इसके अंदर ही रहना पड़ता है. ओके, दैट्स अ रूल. तो हम लोग फ्रेमवर्क सीखेंगे, हम लोग वो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखेंगे. इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल चैप्टर्स बना के दिए गए हैं और वो किस चीज के हैं? तो एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज. क्या दिया गया बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज. इसका एक पूरा चैप्टर आपको बना के दिया हुआ है जिसके अंदर कंपनीज अपने बैलेंस शीट, पी&एल वगैरह सब कैसे बनाती है वो सब उसमें आपको दिया गया है. ठीक है, नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, उसमें बेसिक भी आ जाएगा और एक और आता है साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट. आपने बैलेंस शीट, पी&एल पहले भी बनाए हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कंपनीज का बनाया होगा, लेकिन आपने सोल प्रोप्राइटर का तो बनाया होगा अपने 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में वगैरह. ठीक है, वैसे ही कंपनीज अपनी बैलेंस शीट, पी&एल जो बनाती है वो तो इस चैप्टर में कवर किया हुआ ही है. उसके अलावा कंपनी एक और स्टेटमेंट बनाती है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट. वो आपको अलग से एक चैप्टर में दिया हुआ है. वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी गवर्न होता है जिसका नाम है एएस नंबर 3. तो एक्चुअली जब अपन ये कर रहे होंगे अपन ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे और वो स्टैंडर्ड भी. क्योंकि स्टैंडर्ड किया यानी चैप्टर किया, चैप्टर किया यानी स्टैंडर्ड किया, लाइक दैट. इट्स द सेम थिंग. ये हम बहुत डिटेल में जाएंगे. मेरी बात लिख के ले लेना, बाकी कुछ तुम्हारे पेपर में आए ना आए कैश फ्लो आएगा, ये बात गारंटी है. कैश फ्लो आएगा और दूसरा जो चैप्टर कंपल्सरीली आएगा वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिससे आज मैं शुरुआत करने वाला हूं. आपने देखा होगा मैंने पहला वो जो फ्रेम बना के रखा था अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, वो इसीलिए है क्योंकि मैं शुरू ही यहीं से करने वाला हूं. अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट मुझे पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए. हम लोग यहीं से शुरुआत करें. ठीक है, तो ये हो गया 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज जिसमें कैश फ्लो भी आ जाएगा. उसके साथ साथ में आपको दिया गया है अमालगमेशन. नॉट इजी, नॉट इजी. लेकिन ये भी एक एएस के साथ आता है जिसका नाम है एएस नंबर 14, ये उसी से गवर्न होता है. तो हम ये और ये साथ में करेंगे. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वेरी इजी. दिस इज वेरी इजी. इनफैक्ट
काम में जनरली इन दोनों में से एक ही आता है। ये आ गया तो तुम्हारी लॉटरी लग गई। सच में ऐसा ही होता है। ये आया यानी लॉटरी लगी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अमालगमेशन आया तो वाट लगी। सिंपल ऐसा, ठीक है। लेकिन हाँ, we'll be doing a lot of practice in the class, so you need not worry about it. Okay. Next, we have got internal reconstruction, amalgamation, कंसोलिडेशन भी एक यूनिट है, लेकिन वो अलग से नहीं दिया है, स्टैंडर्ड उसका दिया है, तो उसमें वो भी आने वाला है। ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर्स आपको अलग एक यूनिट दिया हुआ है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बायबैक ऑफ शेयर्स, ब्रांच अकाउंट, ये अगेन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ठीक है। ब्रांच अकाउंट्स एक्चुअली इसमें भी मैं बताना चाहूंगा, एक पार्ट है छोटा सा, वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, बाकी सब इजी। ठीक है। तो ऐसा हमारा सिलेबस है, बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू फिनिश दिस वेल इन टाइम। ओके, इट इज लेंथी, वेरी लेंथी, एंड वी हैव टू डू एम्पल ऑफ प्रैक्टिस। आई टेल यू वन मोर थिंग, अगर बेटा कोई मतलब 70% स्टूडेंट्स जिनको एग्जामिशन आता है ना, 60+ मार्क्स आते हैं, उनको मार्क्स इसी में आते हैं, अकाउंट्स में। माय फ्रेंड मेरे साथ जो पढ़ा था, दो ग्रुप उसने साथ में दिए, शायद किसी को काउंसलिंग में मैंने कहा भी होगा, दो ग्रुप उसने साथ में दिए थे। हर ग्रुप में उसको, हर सब्जेक्ट में उसको 40, 45, 40, 45 ऐसे ही मार्क्स थे। पास होने के लिए कितने लगते हैं? इंडिविजुअली 40, लेकिन एग्रीगेट में कम से कम 50 होना। उसको अकाउंट्स में 92 मार्क्स थे। एक अकेले अकाउंट्स में 92 मार्क्स थे, उसके कारण उसके दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर हो गए थे। इतना 27 मार्क का सेट ऑफ उसको सेकंड ग्रुप में मिला। ब्यूटीफुली डन। ओके, तो अकाउंट्स इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, नो डाउट उन्होंने पूरा थ्योरी डाला है, लेकिन हम इसे थ्योरी के नजर से नहीं पढ़ने वाले। कॉस्टिंग तो था ही प्रैक्टिकल, ये भी प्रैक्टिकल ही है, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिकल ही आएंगे, याद रखिएगा, थ्योरी नहीं आए। एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिकल ही आएंगे, पूरा 100 मार्क का प्रैक्टिकल ही आने वाला है। देयर इज नथिंग इन थ्योरी दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल। Okay, and this is what is expected. I'll tell you one thing, in the new pattern and in the old patterns, I'll tell you this pattern is much better as compared to the previous one. ये वही आपको सिखा रहे हैं जो तुमसे रियल लाइफ में एक्सपेक्टेड है। पहले के सिलेबस में इतने फालतू टॉपिक्स दिए हुए थे, वो हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, डिपार्टमेंट, ये वो इंश्योरेंस क्लेम वगैरह, कुछ नहीं काम आता बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में, कुछ भी काम नहीं आता। ये 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आपको हर कंपनी में लगने वाले हैं। कंपनी छोड़ो, ये तो नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए भी है, ये तो नॉन कॉर्पोरेट्स को भी एप्लीकेबल है। जैसे मान लो आप सीए बनने के बाद में आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके क्लाइंट कौन होंगे? या तो कंपनी होगी, या सोल प्रोप्राइटर, या पार्टनरशिप होगी, तो उनको भी ये सब एप्लीकेबल है। तो दिस इज व्हाट इज प्रैक्टिकली रेलिवेंट। नाउ यू मे आस्क, सर if every standard is given in the intermediate only, what is there in the finals? Can you tell me what is there in the finals then? सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो तुमको यही डाल दिए हैं, सारे रूल्स तो यही हैं, तो फिर फाइनल में क्या है? फाइनल में भी रूल है, उसमें इंड एस है। हैव यू हर्ड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इंड एस? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, छोटी कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नॉन कॉर्पोरेट्स वगैरह के लिए, वो सारे आपको इंटर में है। जो कंपनी 500 करोड़ के ऊपर का काम है जिसका, उनके लिए इंडेस होते हैं, जो एक अलग सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, जो ग्लोबली फॉलो होता है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो सारे इंडेस फाइनल में है। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा किया है कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटरमीडिएट में एक साथ दे दिए हैं, और सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक साथ फाइनल में रखे। ब्यूटीफुली डिजाइन कोर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, बहुत अच्छी चीजें उन्होंने की है एज कंपेयर टू द प्रीवियस कोर्स। ओके, so for that actually we should be glad to ICI. Okay, now इसमें अकाउंट्स में एमसीक्यू आएगा, अकाउंट्स में एमसीक्यू तो नहीं आने वाला है। ये
थेरी के लिए है, तो थेरी के लिए है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ पेपर पैटर्न टू बी रिलीज, बट थेरी में वो ज्यादा एक्सपेक्टेड है, जो आप एमसीक्यूज वगैरह बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो उसमें आएगा आपको। नहीं, नहीं, पहले नहीं आता था, कभी नहीं आता था। पहले ना 2 मार्क के क्वेश्चन जरूर आया करते थे, दैट यूज टू बी अराउंड 2008, तब आया करता था, ठीक है, बट नॉट एज ऑफ नाउ। Okay, let's see, but we'll have to wait for the paper patterns to be released. Okay, we'll wait for that. Okay, anyways, in case if the objective comes, it's going to be actually challenging, huh? I'll tell you something. Objective questions अगर आते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि objectives easy होते हैं, that's not the case. Objectives अगर easy होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो ज्यादा डेप्थ में घुस के पूछते हैं, ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए आपको हर प्रोविजन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में एक एक मार्क के लिए, दो दो मार्क के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है ना, अगर जैसे बड़ा क्वेश्चन है तो एक टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन हो सकता है, तो वो ज्यादा बेटर होता है एक्चुअली। ऑब्जेक्टिव्स कहाँ हेल्पफुल है? थ्योरी में, प्रैक्टिकल में नहीं, फिर वही दिक्कत हो जाएगा, आपको एक 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 प्रोविजन बहुत डिटेल में जानी पड़ेगी, तो देर अ प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ओके, चलिए, वॉट एवर इट इज, वी आर गोइंग टू डू इन एक्सट्रीम डेप्थ ओनली, है ना, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, फाइन, सो आपका, हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन कर लिया है एग्जैक्टली आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, ठीक है। सो सिलेबस इज वेरी गुड, इनफैक्ट वेरी प्रॉपरली डिजाइन एंड ऑल दैट। नाउ सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग, एक मैं थोड़ा सा जनरल आपको बताना चाहूंगा और अगर पूछना भी चाहूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, किसी को पता है? इन जनरल व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? उसके नाम में भी लिखा हुआ है, समझ जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टेल मी, अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड, सेट ऑफ गाइडलाइंस, रूल्स, यस। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे कि आपने कहा, रूल्स रेगुलेशंस, ये सभी चीजें बराबर है, ठीक है। रूल्स है, रेगुलेशंस है, डेफिनेशंस है स्टैंडर्ड्स के अंदर, उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि कौन सी सिचुएशन में आपको कौन सी ट्रीटमेंट फॉलो करनी है। दिस इज व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे, डिप्रिसिएशन, इफ आई हैव टू गिव अ डिप्रिसिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी असेट्स पे देना? कैन आई गिव डिप्रिसिएशन ऑन लैंड? कैन आई गिव डिप्रिसिएशन ऑन लैंड? व्हाई नॉट? वेरी गुड, उसकी अनलिमिटेड लाइफ है, दैट इज व्हाई वी डू नॉट हैव टू गिव डेप्रिसिएशन। टेल मी समथिंग, ऐसा अगर अलग अलग बंदे ऐसा सोच सकते हैं ना, एक बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन मत दो, एक बोल रहा है डेप्रिसिएशन दो, इस झगड़े को मिटाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलीज हुए, जहां मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हो सकती थी, जहां मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हो सकती थी, वहां पर क्या हुआ, तो वहां पर आपको उन मल्टीपल ट्रीटमेंट्स को हटाकर एक एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट्स बताई जाती है। दैट इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डेप्रिसिएशन की बेटा लगभग मैं आपको बताऊं ना, कम से कम भी 13 मेथड्स है। 8 आपको फाउंडेशन के सिलेबस में शायद रही थी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मेथड्स है फॉर गिविंग डेप्रिसिएशन। अब इतनी सारी अगर अलग अलग फॉलो करने लग जाएंगे लोग, तो अकाउंट्स कंपेरेबल होंगे क्या? वो डब्ल्यूडीवी कर रही है, ये अलग एसएलएम कर रहा है, एक क्या कर रहा है, सिंकिंग मेथड कर रहा है, एक कर रहा है एन्युटी मेथड, एक कर रहा है डिप्लीशन मेथड, एक कर रहा है और कोई भलता ही मेथड, ठीक है, अंडरस्टैंड? तो मतलब अलग अलग जन अलग अलग मेथड फॉलो कर सकते हैं, तो इन दैट केस अकाउंट्स कंपेरेबल नहीं हो सकते। अगर हमें अकाउंट्स को कंपेरेबल बनाना है, तो फिर इन दैट केस पॉलिसी सबकी सेम होनी चाहिए। अगर पॉलिसीज अलग होंगी तो नहीं बनेगी, नहीं बात, कंपेयर नहीं कर पाऊंगा मैं। और कंपेयर क्यों करना चाहिए? हमें एक कंपनी के फाइनेंशियल्स दूसरे से क्यों कंपेयर करने चाहिए, क्यों कंपेरेबल बनने चाहिए हमारे? यस,
ओके, रैंक करने के लिए बहुत अच्छे। देखिए आगे जाकर हो सकता है कुछ अभी भी इन्वेस्ट करते हो सकता है आगे जाके कुछ आप पैसा कमाओगे तो आप सोचोगे तो सही कहीं तो इन्वेस्ट करें। कहीं इन्वेस्ट करने जाओगे तो देखिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, वो सब तो कर ही सकते हो। कुछ पैसा शेयर वेयर में भी डालोगे। अब जब शेयर में डालोगे तो कंपनीज आपको स्टडी करनी पड़ेंगी, कौन सी कंपनी अच्छी कौन सी कंपनी खराब है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट की दो कंपनी है, एक है अल्ट्राटेक एक है अंबुजा। और भी है, एसीसी है, हमको सीमेंट है, श्री सीमेंट है। बहुत सारी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दो की बात करता हूँ। चलो अल्ट्राटेक है अंबुजा है। अब कैसे डिसाइड करूं किस में इन्वेस्ट करूं। मैं दोनों के फाइनेंशियल्स उठाऊंगा, फाइनेंशियल्स को कंपेयर करूंगा। अच्छा फाइनेंशियल्स तो तभी कंपेरेबल होंगे ना जब वो एक जैसी पॉलिसी से बने हो, है ना। अगर ये पॉलिसीज ही अलग अलग फॉलो करेंगे तो फिर अकाउंट्स कभी कंपेरेबल हो नहीं पाएंगे। अंडरस्टैंड, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, सो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलीज हुए, सो दैट एक सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड सभी के लिए रहे, वही सभी जन फॉलो करेंगे, ताकि इन्वेस्टर्स के लिए इजी हो जाएगा पता करना कौन अच्छा है कौन खराब है, लाइक दैट। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लाइक वी वर डिस्कसिंग दैट देयर आर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड्स का आइडिया दे दिया कि स्टैंडर्ड क्या होता है। और आज मैं पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे लिए स्टार्ट करने वाला हूं। सो दैट इज एएस नंबर 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर के नाम से भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है एएस नंबर 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। बिफोर आई स्टार्ट दिस बिफोर आई स्टार्ट दिस थोड़ा सा देखते हैं आपका अकाउंट्स कितना पक्का है। देखिए आज हम अकाउंटिंग की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आपका अकाउंटिंग भी देखना जरूरी है, थोड़ा बेसिक्स भी करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट एंट्री वाले भी है अपने पास में, बराबर है। स्टूडेंट्स कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछता हूं, ठीक है। आज आप ऐसे भी आपका लंबा दिन रहा है, ठीक है, तो थोड़ा बेसिक रिवाइज करते हैं। अभी आप स्क्रीन को इधर उधर मत देखना, ठीक है, अपन जनरली डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज असेट। एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करता हूं, असेट क्या होता है। यस, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने कही। थोड़ा सा अगर मैं और उसमें डिटेल में घुसूं तो असेट इज अ रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जिसमें से इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलेगा। ठीक है, तुम्हारी डेफिनेशन बिल्कुल सही थी, मैंने थोड़ा टेक्निकल में बोल दिया इसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, व्हाट इज लाइबिलिटी। यस, डेट, अपने को पैसा देने का है किसी, ये आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूं। मैंने तुम्हें लोन दिया, क्या ये तुम्हारी लाइबिलिटी है। मैंने तुम्हें लोन दिया, क्या है तुम्हारी लाइबिलिटी है। मेरे लिए क्या है, असेट, मेरे को पैसा मिलेगा, है ना। आपके लिए लाइबिलिटी है, मेरे लिए क्या है, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा इसमें एक और चीज समझो, अभी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मैं आपसे गुड्स खरीदना चाहता था, ठीक है, मैंने आपको एडवांस में पैसे दे दिए, आपको एडवांस में पैसे मिले, तुम्हारे लिए असेट है या लाइबिलिटी। ये तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है। आप बोलेंगे सर कैश मिली, बेटा कैश असेट है, मैं कैश की बात नहीं कर रहा। लेकिन आपके बुक्स में मेरा अकाउंट क्या होगा पता है, आपके बुक्स में आप ऐसा दिखेगा कि आपको पैसा मिल गया, अब आप मुझे सर्विस देने वाले। आपका, आपको मिल गया जो मिलना था, आपका उस कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ ना कुछ देना ही है, आपको गुड्स देने हैं, तो आपके लिए लाइबिलिटी है। आया समझ में। बेटा आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने फीस जमा भी कर दी है, मेरे लिए असेट है क्या, लाइबिलिटी है, क्योंकि आप अपना काम कर चुके हो, अब मेरा काम शुरू हो रहा है, अब मुझे सर्विसेज देते जाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये 3 महीने के लिए मेरी लाइबिलिटी है, दैट्स नॉट माय असेट। आप बोल सकते हैं सर जो कैश मिली उसका क्या, बेटा कैश इज माय असेट, कैश इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द असेट, बट द सर्विस विच आई हैव टू गिव यू दैट इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे पैसा एडवांस में मिला। आर यू गेटिंग द पॉइंट। ओके, व्हाट इज अ एक्सपेंस, खर्चा, सिंपल है ना, खर्चा, इनकम, इनकम। ओके, सो इनकम इज इनकम, खर्चा खर्चा, है ना। ठीक है, बढ़िया है, आगे चलिए ठीक है। एंड अल्टीमेट कैपिटल, कैपिटल
मालिक ने जो अपने धंधे में लगाया है ना, मालिक ने जो अपने धंधे में पैसा लगाया है वो उसका कैपिटल। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं दोस्त, पता है आपको? नहीं, मराठी में भांडवल, है ना। मुद्दल, भांडवल, मुद्दल एक्चुअली लोन के इसमें ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जो मालिक अपने धंधे में लगाता है उसे भांडवल कहते हैं, है ना। सो मालिक ने अपने बिजनेस में जो भी लगाया, जैसे मैं मेरे बिजनेस में बेटा लैपटॉप लेके आया, कंप्यूटर लेके आया, कैश लेके आया, गुड्स लेके आया, जो भी लेके आया, वो सब मेरे लिए क्या है, कैपिटल है। ठीक है, ये सब कैपिटल का पैसा है। एवरीबडी क्लियर? वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं मेरे पूज्य फादर इन लॉ ने अगर मुझे 1 लाख रुपया गिफ्ट दे दिया, आई होप ही डज, लेकिन अगर मान लो उन्होंने दे दिया, तो ये मेरी बिजनेस की इनकम है या कैपिटल है? व्हाट डू यू थिंक? उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया 1 लाख रुपए, ये पर्सनल रिसीट हुई, ये कैपिटल है। कैपिटल ही है ना। मालिक की पर्सनल इनकम है जो वो दुकान में ला रहा है या फर्म में लेकर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो कैपिटल। एवरीबडी अंडरस्टूड? मालिक का जो भी पर्सनल है वो सब उसका कैपिटल का पार्ट है। कैपिटल विड्रॉ करते हैं उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। मैं बोलने वाला था लेकिन मैं बोला पूछते हैं आपको याद है या नहीं। चलिए, सो जो कैपिटल विड्रॉ होता है दैट इज ड्रॉइंग्स। ओके, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बेसिक्स एज ऑफ नाउ। ओके, वेरी वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, अभी अकाउंट क्या होता है, बेसिकली इनके रिलेटेड सारी चीजें एक जगह पे रखने का है ना, दैट इज अकाउंट। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंसेस. One is a debit balance and one is a credit balance. Have you all heard of this? ओके, चलिए एक काम करिए, आप अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें रिवाइज करनी है वो करा देता हूं। हमने कुछ अभी लिखा है अपने नोटबुक में? अभी तक कुछ भी नहीं ना। पहले लिख लेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग रिवीजन। ओके, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये रिवीजन हम लोग कर रहे हैं बेटा। आपने जो 11th 12th वगैरह में या सीए में, बीकॉम में आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। ओके, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग रिवीजन। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग रिवीजन। ओके, make two columns. The first column should be nature of account and the second column will be balance. जस्ट थोड़ा सा बेसिक्स आपको रिवाइज करके दे रहा हूं बेटा। नेचर ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस। स्टूडेंट्स, द फर्स्ट थिंग, असेट। कैन यू टेल मी असेट के अंदर कौन सा बैलेंस होता है हमेशा? डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। All assets always have a debit balance. All assets always have a debit balance. Fantastic. Write down the second one, that will be liability. Liability में क्या होगा हमेशा? Credit balance. Credit balance. Very good. The third one, expenses oblique losses. कौन सा होता है हमेशा?
डेबिट बैलेंस. And what about incomes and gains? Incomes, gains, always a credit balance. And tell me what about capital? कैपिटल है ना, जनरली क्रेडिट रहता है. ठीक है, मैं जनरल रूल यहां पे लिखवा रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस. क्लियर सभी को? बेटा अब है ना, मैं एक आपके सामने सिचुएशन रखूंगा, आपको सोच समझ के आंसर देना है. ठीक है, एक 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपके सामने कुछ बना के यहाँ पे प्रेजेंट करता हूं. ओके, तो दिस इज लेट्स से रमेश अकाउंट. व्हाट इज दिस? दिस इज अ रमेश अकाउंट. ठीक है, अब रमेश अकाउंट के अंदर आप यहां पे देख सकते हैं टू कैश अकाउंट 5,000 by purchases 7,000 to balance carried down 2,000 total 7,000. एकदम नॉर्मल अकाउंट जैसा अकाउंट है. मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आप लोगों से, ये अकाउंट डेबिट बैलेंस आप कोरस में आंसर नहीं देंगे. ठीक है, कोरस में बिल्कुल नहीं देना है. जो भी आंसर देना चाहेगा रेज योर हैंड एंड विल गिव. ओके, तो ये अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है या क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है? ओके, ये अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है या क्रेडिट बैलेंस? यस, क्रेडिट बैलेंस ही दिखा रहा है. वेरी गुड. ओके, कितने बच्चों को लगता है कि क्रेडिट बैलेंस सही जवाब है, और कितने बच्चों को लगता है कि ये डेबिट बैलेंस है? ठीक है, सो पूरी क्लास का आंसर बिल्कुल सही है. दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस. हाउ डू वी गेस वेदर इट्स अ क्रेडिट बैलेंस और अ डेबिट बैलेंस? See, if the total of credits is more than the total of debits, क्रेडिट का टोटल था 7,000, डेबिट का टोटल सिर्फ 5,000 था. So when the total of credits is higher than the total of debits, we say that the account is showing a credit balance. आप बोले सर सर क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट में क्यों लिखते हैं? बेटा जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, उसको क्लोज करने के लिए लिखा जाता है. अगली बार वो वापस कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट में. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैसे लिखूंगा बेटा? मैं यहां लिख देता हूं इसे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000. तो दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस. आप कुछ नहीं तो ओपनिंग से याद रखिए, जहां ओपनिंग जाएगा ना वही बैलेंस है. ठीक है, सो व्हेन द टोटल ऑफ क्रेडिट्स इज हायर देन द टोटल ऑफ डेबिट्स इज अ क्रेडिट बैलेंस. व्हेन द टोटल ऑफ डेबिट्स इज हायर वी से दैट इट्स अ डेबिट बैलेंस अकाउंट. एवरीबॉडी क्लियर? सबको क्लियर हो गया? अच्छा बेटा बहुत ध्यान से देखना इसको. ठीक है, यस मेरे दोस्त, आज आप कुछ नहीं बोले, अब आपको कुछ बोलना पड़ेगा. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं बेटा, इस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 2,000 रुपए का. अगर मुझे क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाना है तो मुझे इस अकाउंट को और क्रेडिट करना चाहिए या मुझे इस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए? सोचो, सोच समझ के देखो. अगर मैं यहां लिखूंगा तो क्रेडिट का बैलेंस बढ़ेगा, या मैं इधर कुछ फिगर लिखूंगा तो ये बैलेंस बढ़ेगा? सोच समझ के आंसर करिए. टेक योर टाइम, कम ऑन. ये अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है. मुझे अगर इस क्रेडिट बैलेंस को और बढ़ाना है, जैसे ये 2,000 अभी आ रहा है ना, वो 2,000 के जगह मुझे 2,200 करना है, तो फिर मुझे बताइए, मुझे इसे और क्रेडिट करना चाहिए या मुझे इसे डेबिट करके करना चाहिए? यस, और क्रेडिट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक. अगर मैं इधर और क्रेडिट करूंगा, मान लीजिए बाय एक्स अकाउंट, सपोज 200, कोई भी नाम से,
तो यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस 2000 का 2200 हो जाएगा, क्योंकि इधर का टोटल 7200 हो जाएगा, वही टोटल मैं यहाँ लिखूंगा, उसमें से 5000 कम होके 2200 बचे। समझ में आ रहा है बेटा? मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ, ये सब आपने जो सीखा है मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना पड़ता है, घटाने के लिए डेबिट करना पड़ता है। डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए और डेबिट करोगे, घटाने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्लियर? असेट, असेट के एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? प्लांट, मशीन। तो चलो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, कम ऑन। देखिए, प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, शॉप, डेटर्स, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस, यस, गुडविल, ठीक है, इंटेंजिबल्स बेसिकली, परफेक्ट। तो ये सारे हमारे लिए क्या है? असेट्स हैं। ये सारे हमारे लिए असेट हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस एंड ऑल दैट, ठीक है, ये सारे हमारे लिए असेट हैं। जितने भी असेट हैं हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं। अगर सपोज मैं बात कर रहा हूं बेटा मेरे पास कैश की, चलो मेरे पास मान लो कैश बैलेंस पड़ा है 100 रुपए, ठीक है ना? अब अगर मुझे इसे बढ़ाना है, कैश अकाउंट में मेरे पास सिर्फ 100 ही रुपया दिख रहा है, मुझे और कैश चाहिए, तो मुझे कैश अकाउंट को डेबिट करना होगा या क्रेडिट करना होगा? व्हाट डू यू थिंक, मुझे क्या करना चाहिए? डेबिट, असेट है मेरा, है ना? कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाता है, तो अगर मुझे उसे बढ़ाना है तो मुझे और डेबिट करना है। मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं, अगर मेरे पास कैश आ रही, अगर बेटा मेरे पास कैश आ रही है तो कैश डेबिट हो रही है या क्रेडिट? कैश डेबिट हो रही है, कैश बढ़ रही है, असेट बढ़ रही है, तो कैश डेबिट होगा। और अगर कैश जाएगी तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। इनफैक्ट कोई भी असेट अगर आपके पास आती है, बेटा आपके पास बिल्डिंग आ रही है, आपके पास मशीन आ रही है, आपके पास लैंड आप ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, आप शेयर खरीद रहे हैं, आपके क्या बोलते हैं, स्टॉक आ रहा है, हर वो चीज जो आपके पास आ रही है, हर वो अकाउंट आपका डेबिट होता है। ठीक है, और अगर कैश गई, क्रेडिट। बिल्डिंग बेची, क्रेडिट। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? ठीक है, इस तरीके से बेटा किया जाता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट? ओके, लाइबिलिटी के एग्जांपल्स, लाइबिलिटी के एग्जांपल्स, चलो। लोन, लोन ओवरड्राफ्ट, आगे क्रेडिटर्स, आगे बिल्स पेएबल, बढ़िया बढ़िया, ये सब आपकी लाइबिलिटीज है। जब हम लोन्स लेते हैं, हमारे क्रेडिटर्स एंड ऑल दैट, दिस आर ऑल आवर लाइबिलिटीज। परफेक्ट, ये लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। बेटा सोचिए, अगर आपने लोन वाले को पे कर दिया, क्रेडिटर को पे कर दिया, तो कैश तो गई, कैश विल गेट क्रेडिटेड, विल गेट डेबिटेड, लोन या क्रेडिटर विल गेट डेबिटेड। मतलब आपके लोन्स या लाइबिलिटीज जब कम करने हैं, लोन्स कम हो रहे हैं आपके, तो वो डेबिट होंगे, लोन्स बढ़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। अगर मुझे इनकम को बढ़ाना हो तो इनकम क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, ठीक है। मेरे लिए अभी एक सिंपल सी चीज बोलता हूं, आपने फीस जमा की, ठीक है, आपने फीस जमा की, मैं क्या एंट्री करूंगा बताओ तो जरा बेटा मेरे को? कैश अकाउंट डेबिट टू क्लास रिसीट्स या फीस रिसीव्ड। मुझे और एक बच्चे ने फीस दे दी, मैं क्या एंट्री पास करूंगा? कैश टू फी रिसीव्ड। तो कैश असेट डेबिट होते जा रहा है, वो एसेट है मेरा, और फीस जो मेरी इनकम है वो क्रेडिट क्रेडिट होते जा रही है। जब मेरी इनकम हो रही है ना, तो इनकम क्रेडिट 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 होते चलती है। समझ में आ रहा है? और दोस्त, अगर मैंने रेंट पे किया तो, हाँ, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल खर्चे होते हैं तो आप उन्हें डेबिट कर देते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एवरीबडी क्लियर? ठीक है, can you tell me what are the golden rules of accounting? The three golden rules. Tell me for the real accounts. Debit what comes in, credit what goes out. What about nominal accounts? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. The third one, personal account. Debit the receiver, credit the
गिवर, वेरी गुड। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं, उसकी एंट्री आपने खाली करके अपने नोटबुक में लिखनी है। मैं चेक करूं, एकदम सिंपल सी है। पेड 5,000 राइट ऑन एडजस्टमेंट। ओके, एक एडजस्टमेंट ऐसे ही नोट कर लीजिए। पेड ₹5,000 टू रमेश फॉर सैलरी। इसकी जर्नल एंट्री सभी ने पास करनी, ठीक है। ठीक है, तो चलिए बेटा, एक बार मैंने अभी पॉज करके सबके लेक्चर सबके ये तो देख ही लिए हैं, है ना। द करेक्ट एंट्री इज सैलरी टू कैश। जिन जिन बच्चों ने रॉन्ग किया है, स्पेशली बहुत ध्यान रखिए बेटा। आपको जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सो यू शुड फॉलो रूल्स। नाउ व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग? ठीक है, मैं एक बार तो आपको, आप वहां पे करेक्ट एंट्री लिख लीजिए, स्पेशली जिन्होंने रॉन्ग एंट्रीज लिखी है। द करेक्ट एंट्री शुड बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है रमेश टू कैश, कुछ ने लिखा है सैलरी टू रमेश, कुछ ने लिखा है रमेश टू सैलरी। ठीक है, तो ये तीनों भी टाइप की एंट्रीज गलत है। करेक्ट एंट्री शुड बी रमेश टू सैलरी टू कैश। ठीक है, सैलरी टू कैश। आई एम ग्लैड किसी ने ये नहीं लिखा कैश टू रमेश या कैश टू सैलरी। ओके, सो हमें कैश नहीं मिली, वी हैव पेड, राइट। चलिए बेटा, मैं अभी यहाँ पे आपको ये क्यों पूछा मैंने पता है आपको? मुझे पता था कि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर जो एरर होते हैं वो फंडामेंटल एरर्स होते हैं। ठीक है, तो एवरीबडी, मैं आपके सिर्फ रिवीजन के लिए एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके जो गोल्डन रूल्स हैं। ठीक है, आपके जो गोल्डन रूल्स है ना बेटा, वो मैं बस याद दिलाना चाहूंगा आपको, एक काम करते। वो एक्चुअली पता है गोल्डन रूल्स नहीं है, वो एक्चुअली क्वेश्चंस हैं जिससे आपको एंट्री बनानी होती है। ठीक है, अगर अकाउंट रियल है तो आप क्या रूल लगाते हैं? व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, बराबर है। उसके बाद में नॉमिनल के लिए क्या है? एक्सपेंसेस और लॉसेस। देखिए, आपने गोल्डन रूल्स पहले मुझे सही से बता दिए हैं। अब जो मैं करके आपको बता रहा हूं यहाँ पे, मैं क्वेश्चन के रूप में आपको दे रहा हूं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक थोड़ा सा वीक हो रहा है, ठीक है, जो ये छोटी सी जगह पे गलती कर रहे हैं। मैं अब आपको है ना सीक्वेंस बता रहा हूं, आपको आंसर्स कैसे निकालने हैं। एनी इनकम्स और गेन्स एंड हु इज द रिसीवर या रिसीवेबल फ्रॉम, रिसीवेबल फ्रॉम, हु इज द गिवर या पेबल टू, मनी टू। नाउ स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई एंट्रीज पास करते हैं तो आपको एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना है। अभी आपको मैंने क्या सिचुएशन दी थी? वी हैव पेड 5,000 टू रमेश फॉर सैलरी। पहला सवाल पूछिए, व्हाट कम्स इन, क्या हमारे पास कुछ आया? पहला सवाल क्या है बेटा, डेबिट का, तो हमारे पास कुछ आया, व्हाट कम्स इन। हमने रमेश को 5,000 रुपया दिया, अपने पास कुछ आया है क्या?
नहीं आया, छोड़ दो। अगला क्वेश्चन, एनी एक्सपेंस और लॉस, क्या कोई खर्चा हुआ क्या? सैलरी हुई है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। और अगर आपका इधर आंसर आ गया, आप तीसरा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, है ना। हमारा एनी एक्सपेंस और लॉस, ये सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट, तुरंत क्रेडिट में जाइए, व्हाट गोज आउट? कैश, सैलरी टू कैश। आया समझ में? इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछना है, आप जिसकी चाहो उसकी एंट्रीज बना सकते हैं। क्लियर? मैं एक और पूछता हूं आपको, देखते हैं, आप यही रूल लगा के बनाइए, ठीक है। चलिए, परचेज, एक और क्वेश्चन लिखिए। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹2000, परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹2000 in cash from Ramesh. Purchase furniture of ₹2000 in cash from Ramesh. पता नहीं, रमेश मुझे नाम बहुत पसंद है। कोशिश करिए, रूल लगाइए, व्हाट कम्स इन, पहले सोचो क्या आया अपने पास। ओके, आंसर मिल गया तो अगले क्वेश्चन, मतलब अगले साइड में। अगर आंसर नहीं मिला तो सेकंड क्वेश्चन पूछना है। आंसर नहीं मिला तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना, अगर आंसर मिल गया तो नेक्स्ट साइड में जाना, सीधा सीधा। चलिए बेटा, तो पहला व्हाट कम्स इन, अपने पास क्या आया? फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अपने को इधर ही जवाब मिल गया, नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं है। क्रेडिट में व्हाट गोज आउट? कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट रमेश आएगा नहीं बेटा एंट्री में। आपको इस क्वेश्चन पे जाना ही नहीं है, हु इज द गिवर, अपने को जवाब इधर ही मिल चुका है। ये एक्चुअली गोल्डन रूल्स नहीं है, गोल्डन सीक्वेंस है ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चंस इन दिस फॉर्मेट, एंड जहां आंसर मिल गया वही आपका आंसर, वही एंट्री बन जाएगी। क्लियर? अब देखो, इस एंट्री में व्हाट गोज आउट आप करते ही आपका कैश ये हो गया, तो आपका गिवर तक आएगा ही नहीं कि रमेश इज द गिवर। एंट्री में रमेश आना ही नहीं चाहिए। एवरीबडी क्लियर? जस्ट द बेसिक्स व्हाट वी आर डूइंग, ओके। एक्चुअली इट इज नॉट एक्सपेक्टेड इन इंटरमीडिएट, ओके, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी का बेस वीक रहे और उसके ऊपर मैं फाउंडेशन खड़ा करूं आगे। ठीक है, एक बार फाउंडेशन हमारा मजबूत हो जाएगा तो फिर आगे आप जो सीखेंगे वो बहुत अच्छे से होगा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया एंट्रीज कैसे बननी है, हमेशा क्या करोगे, इसी सीक्वेंस में पूछोगे, ठीक है। मैं एक और सवाल दूं आपको, है ना। अब चाहिए तो आप भले लिखिए मत, या इसकी एंट्री लिख ली क्या, तो अभी मैंने आपको कहा था, लिख ली ना, फर्नीचर टू कैश। चलो ठीक है, एक और अगला लिख लो, कम ऑन, राइट नाउ। परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000, परचेज गुड्स worth ₹10,000 from Suresh and paid him ₹6,000 and paid him ₹6,000। तो समझ के एक एंट्री बेटा बनाना है, कंबाइन एंट्री होनी चाहिए, दो एंट्रीज नहीं चाहिए मुझे। जब अपन माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट हिट होता है, इतना याद रखिए, गुड्स के जगह पे आप परचेज अकाउंट को टच करेंगे। बना ली सबने? चलिए एवरीबॉडी, सो
Anybody wish to give the answer for this? Yes, please. कितना कितना परचेज अकाउंट डेबिट कितना 10,000 टू सुरेश 4,000 टू कैश अकाउंट 6,000 बहुत बड़ी व्हाट कम्स इन हमारे पास आया गुड्स तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्रेडिट का पहला सवाल व्हाट गोज आउट क्या गया अपने पास से कैश तो टू कैश अकाउंट जाएगा अपना 6,000 गई थी ना कैश टू कैश अकाउंट 6,000 टू अच्छा अब आप बोले सर अपने को तो आ गया ना बेटा इधर जवाब अब अगला सवाल क्यों पूछ रहे हैं बेटा एकदम सिंपल सी चीज है हमारा डेबिट 10,000 हुआ था लेकिन व्हाट गोज आउट में कैश तो 6,000 ही गई है यानी क्रेडिट अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो फिर अगला क्वेश्चन पूछना है एनी इनकम नो हु इज द गिवर या मनी पेबल टू अपने को किसको पैसा देने का है सुरेश टू सुरेश अकाउंट क्रेडिट 4,000 क्लियर बढ़िया चलिए बेसिक्स हमारा थोड़ा हुआ ठीक है अब आगे बढ़ते हैं जर्नल हम लोगों ने देखा नेचर ऑफ अकाउंट हम लोगों ने देखा ठीक है कि कौन सा अकाउंट क्या बैलेंस दिखाता है हमेशा नाउ स्टूडेंट्स थोड़े से क्विकली मुझे बताइए परचेज अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट करता है परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट का मतलब क्या होता है व्हाट इज परचेजेस मैं फर्नीचर परचेज करूंगा परचेज अकाउंट में जाएगा क्या तो परचेज अकाउंट क्या दिखाता है गुड्स का परचेज बस शॉर्ट में मुझे चाहिए है ना मैं बस टर्म्स रिवाइज करवा रहा हूं परचेज अकाउंट क्या होता है गुड्स का परचेजेस सेल्स का अकाउंट क्या होता है गुड्स का सेल्स है ना सेल्स अकाउंट क्या होता है गुड्स का सेल्स होता है ठीक है परचेज अकाउंट हो गया सेल अकाउंट हो गया क्या आपको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के बारे में पता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट असेट तो है लेकिन क्या होता क्या है बिल्स रिसीवेबल हमारे जो पैसे लेने होते हैं जो हमें वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पकड़ा देते हैं प्रोमिसरी नोट दे देते हैं आप बेटा एक महीने बाद आना है ना अभी मत आ एक महीने 2 महीने बाद आना ऐसे अपने को आगे की तारीख दे देते हैं एक प्रॉमिस देते हैं कि भाई एक महीने बाद आओ 2 महीने बाद आओ ये होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट्स तो ये होते हैं बिल्स रिसीवेबल में जाने वाले है ना अगर अपने को प्रॉमिस मिला है तो बिल्स रिसीवेबल अपन ने लोगों को प्रॉमिस दिया मैं आपको प्रॉमिस देता हूं कि मैं 1 महीने बाद 1 लाख रुपया दूंगा तो ये मेरे लिए बिल्स पेएबल है आपके लिए बिल्स रिसीवेबल है क्लियर सो दिस बिल्स आर एक्चुअली प्रोमिसेस ओके नाउ तो ये हो गया अभी बैड डेट का मतलब क्या होता है लेना था और डूब गया नहीं दिया उसने अपने लिए प्रॉफिट है ना लॉस है पैसा अपना डूब गया है ठीक है बहुत बढ़िया चलिए ये सब हो गया एक्सपेंस हो गए लॉसेस हो गए ट्रायल बैलेंस नाम की एक चीज होती है सुनी है देखी है क्या है ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट होती है जिसमें हर अकाउंट के सामने उसका बैलेंस लिखा हुआ होता है डेबिट या क्रेडिट व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको अपना फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है एज ऑन पर्टिकुलर डेट उस दिन पर आपके पास कितने असेट्स थे कितनी लाइबिलिटीज थी कितना लेना था कितना देना था यह सब कुछ आपको बैलेंस शीट में देखने मिलता है ठीक है तो ये बैलेंस शीट हो गया असेट्स और लाइबिलिटीज उसमें दिखती है और कैपिटल आता है उसके बाद आता है बेटा पी एंड एल में क्या होता है पता है आप सबको अब ट्रेडिंग पी एंड एल जनरली एक ही होता है क्योंकि अब आपको सब कंपनीज का ही बनाना है कंपनीज है ना सिर्फ पी एंड एल बनाती है कंपनीज ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाती ये बात याद रखिएगा कंपनीज कभी ट्रेडिंग नहीं बनाती वो सिर्फ पी एंड एल बनाती है ठीक है तो पी एंड एल में क्या होता है आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में पता चल जाता है ना आपने कितना कमाया या कितना नुकसान किया एवरीबडी क्लियर वेरी गुड व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट जिस पे रिटर्न्स हमें मिले कुछ अच्छा मुझे एक बात बताओ मैंने लैपटॉप लिया मेरा इन्वेस्टमेंट है क्या नहीं क्यों रिटर्न नहीं आ रहा है क्यों बेच के इसको भी तो प्रॉफिट मिलेगा अच्छा तुमने लैंड ले ली क्या रिटर्न मिल रहा है वो सिर्फ एप्रिशिएट होते रहती है
अंडरस्टैंड? आप बोल सकते हैं सर रेंट किराए पे भी दी जा सकती है, ये भी मैं किराए पे दे सकता हूँ, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड, अगर मैं धंधे के लिए असेट ले रहा हूं तो वो फिक्स्ड असेट है। अगर उस पे से मुझे अर्निंग करनी है, जैसे जिस इस प्रीमाइसेस के ओनर ने इसको लेके मुझे रेंट पे दे दिया, तो ये इस प्रीमाइसेस के जो ओनर हैं उनके लिए ये क्या है पता है? उनके लिए इन्वेस्टमेंट है। आया समझ में? बेटा मेरे को बताओ, अगर मैंने शेयर खरीदा, अगर मेरा धंधा ही है शेयर ट्रेडिंग, तो वो इन्वेस्टमेंट हुआ क्या? वो तो परचेज हो गया, गुड्स जैसा परचेज कर लिया मैंने स्टॉक। और अगर मैंने मान लो मेरा बिजनेस वो नहीं है, मैं तो पढ़ा रहा हूं और पैसे थोड़े सरप्लस थे, तो मैंने क्या कर दिया बेटा? इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हो जाता है इन्वेस्टमेंट। एवरीबडी क्लियर? एनी डाउट? बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है आप लोगों को? इधर क्या आता है? लाइबिलिटीज। ओके, इधर क्या आता है? लाइबिलिटीज। इधर क्या आ जाता है? असेट्स। समझ में आ गया सभी को? यहाँ हो जाएगा असेट्स, यहाँ हो जाएंगी लाइबिलिटीज, और इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाता है? कैपिटल। और ये हमेशा टैली होता है। क्या होता है बेटा? ये टैली होता है। ठीक है, ये होता है आपका बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर। तो बढ़िया है। एक काम करेंगे, आप अभी एंट्रीज लिख रहे थे राइट? मैं कुछ और बेसिक एंट्रीज पहले करवाता हूँ, फिर मैं मेरे स्टैंडर्ड पे आता हूँ, ठीक है? सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 टू सुरेश। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 टू सुरेश। मैं थोड़ा सा बेसिक्स और रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर बेटा आगे बढ़ूंगा। एंट्री बोलो। सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट डाउन। सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पेड रेंट टू गणेश रुपीज 5,000। पेड रेंट टू गणेश रुपीज 5,000। एंट्री बताइए। रेंट टू कैश की रेंट टू गणेश की गणेश टू कैश? रेंट टू कैश। व्हाट कम्स इन? नथिंग। एनी इनकम, एनी एक्सपेंस लॉस? यस, अपना एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आपको रिसीवर के क्वेश्चन पे जाना ही नहीं है। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, परचेज्ड कंप्यूटर worth rupees 10,000 and paid rupees 200 as freight। उसको लाने का, इंस्टॉल करने का 200 रुपया खर्चा आया। एंट्री क्या होगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश होगा बेटा, या कंप्यूटर फ्रेट टू कैश? ओके बेटा, जो लोग कह रहे हैं कंप्यूटर फ्रेट टू कैश, आपका गलत है।
करेक्ट आंसर होता है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश पूरा 10,200। यहां पे मैं एक रूल आपको याद दिलाना चाहता हूं। रूल ये है, इनफैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये कहता है कि आप कोई भी असेट अगर लेते हैं उसको अपने पास लाने तक का हर खर्चा उसी में कैपिटलाइज करना पड़ता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का रूल है। हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 करने वाले हैं क्लास में। असेट को अपने पास लाने तक का हर खर्चा, जब तक वो रेडी नहीं हो जाता तब तक का हर खर्चा उसी में डेबिट किया जाता है। एंट्री लिखिए, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 10,200 टू कैश 10,200। अच्छा, फ्रेट नहीं भरते तो कंप्यूटर पहुंचता था क्या अपने पास? नहीं। इंस्टॉलेशन का खर्चा नहीं भरते तो नहीं, अपने यूज नहीं कर पाते थे उसको। तो अंडरस्टैंड, जब तक वो रेडी नहीं होती यूज के लिए तब तक का हर खर्चा कैपिटलाइज किया जाता है। एवरीबडी क्लियर? परफेक्ट। received rupees 1,000 as commission from Naresh. Rupees received 1,000 as commission from Naresh. Entry pass करिए, come on. What comes in? Cash comes in. So cash account debit to what goes out? कुछ गया नहीं. Any income? Yes, it's our income. So cash to commission. Cash to commission. Everybody clear? Now some important entries. Yes. Uh, ओके सो हम लोगों ने अभी ये वाला किया, रिसीव रुपीज 1,000 फॉर एज कमीशन फ्रॉम नरेश। ठीक है। एक दो एंट्रीज जो ड्राइंग्स वगैरह के रिलेटेड है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर आपने कितना अच्छे से उसे किया हुआ है, तो इसलिए मैं वो एक दो एंट्रीज आपको जरूर रिवाइज करा देता हूँ। लिखिए मत, ऐसे ही ओरली हम लोग कर लेंगे। प्रोपराइटर विड्रॉन 3,000 कैश, क्या एंट्री करोगे आप इसका? ड्रॉइंग्स टू कैश, वेरी गुड, है ना? ड्रॉइंग्स टू कैश। और अगर मान लीजिए वो गुड्स लेकर गया तो आप क्या करेंगे बेटा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ये वाला आप लिख कर रखिए। अगर अपने पास से, मैं पहले ना रूल आपको समझा देता हूं। अगर अपने फर्म में से किसी भी रीजन से गुड्स बाहर जाते हैं लेकिन हमने गुड्स बेचा नहीं है तो आप परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग चंदा मांगने के लिए आए, अपनी ग्रोसरी शॉप है। अपन ने क्या बोला, एक काम कर 5 किलो गऊ तू लेके जा, है ना? गरीब था बेचारा, अपन ने 5 किलो गऊ उसको दे दिया, वीट उसको दे दिया। अब अपन ने उसको सेल किया है क्या? नहीं, लेकिन गुड्स अपने पास से गए हैं। अपन चैरिटी है तो अपन क्या करेंगे, चैरिटी या ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि पर्सनल माना जाएगा, बिजनेस का तो है नहीं। ठीक है, तो चैरिटी या सोशल एक्सपेंस जो भी आपको बुक करना है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि गुड्स गया लेकिन बेचा नहीं। ठीक है, अगर मान लो, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, अपना नुकसान हो गया, लॉस अर्नेज आर डेबिटेड, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स गए हैं टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। एवरीबडी क्लियर? जब भी गुड्स जाएगा किसी भी रीजन से लेकिन वो बिका नहीं है तो फिर इन दैट केस आप परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो राइट डाउन जो मैं बोलता हूं आपको। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर रुपीज 2,000, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर रुपीज 2,000। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर रुपीज 2,000। जर्नल एंट्री लिखिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट।
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बहुत बहुत बढ़िया। अब बेटा हमने काफी हद तक बेसिक्स जितना मुझे चाहिए था उतना आप लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग एएस नंबर 13 की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा भी कहीं कहीं जगह पे ऐसी जरूरत आएगी जहां आपको बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी, जो आपने 11th में सीखा होगा, 12th में सीखा होगा, फाउंडेशन में सीखा होगा। मैं हर बार उधर का बेसिक उधर ही आपको कवर करवाते रहूंगा, और आपको बगैर भूले कभी भी कोई भी क्वेरी हो, पूछना है या नहीं पूछना है? पूछना है, एकदम फ्रैंकली पूछना है। ठीक है, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ के पूछ सकते हैं, अंकल भी बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है जो भी है ना, बड़ा भाई बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, है ना। सो अंडरस्टैंड, है ना, आप बिल्कुल एकदम फ्रेंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं, डू नॉट वरी, ओके। चलिए, राइट ऑन द हेडिंग एएस नंबर 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। एएस नंबर 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब अपनी बुक्स बंद कर दीजिए, थोड़ा डिस्कशन करेंगे मस्त वाला, और उसके बाद में फिर हम लोग रियल स्टैंडर्ड पे जाएंगे। ठीक है, चलिए बुक्स बंद कर दीजिए। ओके, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए क्या होते हैं? वो असेट जो अपन ने इसलिए लिए हैं ताकि उससे हमें कुछ या तो रेंट इनकम हो सके, या डिविडेंड इनकम हो सके, या हमें उस पर इंटरेस्ट मिले, जैसे अपन लोन देते हैं उसे, है ना, हमें उस पर या तो इंटरेस्ट मिले या उसका कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे जमीन क्यों खरीदा जाता है? उसका एप्रिसिएशन होने के। तो ऐसे कोई भी रीजंस के कारण हम लोग इन असेट्स को खरीदते हैं। आइदर इट कैन बी फॉर अर्निंग इनकम्स लाइक रेंट एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। ठीक है, इट कैन बी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, इट कैन बी फॉर बोथ, कैन बी फॉर बोथ आल्सो। तो ये होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स में दिक्कत ये है कि हर आदमी अगर अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग करने लगेगा तो अगेन वो कंपेरेबल होंगे क्या? नहीं होंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो आपने भी इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मार्केट प्राइस पे, क्या हमारे अकाउंट्स कंपेरेबल है? नहीं, हमारी पॉलिसी सेम नहीं है। ठीक है, हमारी पॉलिसीज कैसे सेम होगी? जब हम लोग एएस नंबर 13 को फॉलो करेंगे। अब इस स्टैंडर्ड में क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको समझाता हूँ। अच्छा पॉइंट तुमने रेस किया प्रीत, कि एएस टू भी ये कहता है। एएस टू बेटा उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। क्या हम इन्वेंट्री है क्या अपना? हर चीज के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स है। इन्वेंट्रीज के लिए एएस नंबर 2 है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए एएस 13 है, फिक्स्ड असेट्स के लिए एएस नंबर 10 है, इंटेंजिबल्स के लिए एएस नंबर 26 है। तो हमारी जैसी टाइप की असेट है वैसे अलग अलग स्टैंडर्ड सभी के बनाए गए। जैसे तुमने पॉइंट बिल्कुल सही रेस किया, इनफैक्ट जो तुमने पॉइंट रेस किया ना वो पॉइंट यहां भी आएगा कि इन्वेस्टमेंट्स भी अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो उसे कॉस्ट और एनआरवी विच लोअर पे रखें, वो यहां भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन यहां पे मैं दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट आपको बताऊंगा, एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टॉक में ऐसा होता था कि करंट स्टॉक, लॉन्ग टर्म स्टॉक, वो एक ही स्टॉक होता है। एग्जैक्टली exactly. तो अंडरस्टैंड, हर चीज अलग अलग नेचर की है, सबके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो ये आज जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है वो एएस नंबर 13, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, काफी हद तक पॉलिसीज तुम्हें वही मिलेंगी जो इन्वेंट्रीज में भी तुमने किया था या और भी जगह। ओके, इन्वेस्टमेंट्स, इसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा पहले तो कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्या क्या ले। एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ। 2 दिन पहले मैंने कुछ शेयर खरीदे मेरे अकाउंट,
जब मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट देखा, उसमें स्टैम्प ड्यूटी भी लगी हुई थी, उसमें एनएससी का चार्ज भी था, उसमें सीएम चार्ज करके कैश मार्केट का चार्ज होता है वो भी उसमें लगाया हुआ था, उसमें जीएसटी भी लगे हुए थे, स्टेट का भी सेंटर का भी, उसके नीचे उसमें एसटीटी भी लगी हुई थी, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ब्रोकरेज भी था, इतने सारे खर्चे उसमें लगे हुए थे। मुझे बताइए, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट को मेजर करना है ना, मान लो मैंने ₹1,00,000 का शेयर खरीदा और उस पे ये ₹100, ₹200 ऐसे सब मिलके 2,000 ये हो गया, तो क्या 2,000 मुझे कॉस्ट में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में? जैसे आपने फिक्स्ड असेट के बारे में सुना, सीखा, थोड़ी देर पहले मैंने रिवाइज भी कराया कि जब तक वो आपके पास नहीं आता तब तक का हर खर्चा उसमें ऐड करो। वैसे ही इसमें भी रूल आप सीखेंगे कि जब तक इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास नहीं आ जाता तब तक का हर खर्चा आपको कैपिटलाइज करना। आया समझ में? मुझे बताओ, ब्रोकर को ब्रोकरेज दिए बगैर शेयर मुझे मिलेगा क्या? स्टैंप ड्यूटी बगैर भरे मेरे नाम पे शेयर ट्रांसफर होंगे? सरकार को मुझे टैक्स भी देना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सब मेरे पास आएगा। तो ये सारे खर्चे आपको कॉस्ट में ऐड करने पड़ते हैं। ये पहला रूल आप इसमें सीखेंगे। तो समझ में आया पहला पार्ट क्या है कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्या लेना। अब मैं आपको एक और चीज समझ, मुझे जमीन लेनी थी। क्या लेनी थी? जमीन लेनी थी। आपको मेरी कार पसंद है, ठीक है, तो आपने बोला एक काम करो, आपकी कार हमको दे दो, हम हमारी लैंड जो है आपको दे देते, ठीक है। कार की फेयर वैल्यू समझो 25 लाख है ना। तो अब वो जमीन जो मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट खरीदी है, मुझे बताइए क्या ये फ्री में मिली? उसके लिए मैंने क्या गिव अप किया? मैंने कार दे दी आपको, तो मैं जमीन को किस पे रिकॉर्ड करूंगा? 25 लाख। और वो 25 लाख रुपया मेरे लिए उस कार का सेलिंग प्राइस बने। समझ में आ रहा है? क्या कंपनीज ऐसे भी करती है? शेयर्स इश्यू कर दो, जमीन ले लो। ऐसा होता है या नहीं होता है? सोचो, हो सकता है ना। और कंपनीज तो करती है, सीधा सीधा हिसाब है ये। क्या बोलते हैं, बाइजू आकाश का डील क्या किया उन्होंने? शेयर देके शेयर खरीदे। आपको पता होगा अभी तो बाइजूस और उनके दुनिया भर का झगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो बाइजूस ने क्या किया था, बाइजूस ने बोला था आकाश के ये जो ओनर्स थे उनको, आप हमारे शेयर ले लो, आपके शेयर हमको दे दो। ये अलग बात है, बाद में वो लोग अपने एग्रीमेंट से मुकर गए क्योंकि बाइजूस का फेयर वैल्यू बहुत गिर गया, लेकिन उसपे भी अभी केस चल रहा है। अंडरस्टैंड? तो होता क्या है कि आप शेयर दे के भी इन्वेस्टमेंट्स खरीद सकते हैं। तो ऐसे केस में उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स को ईयर एंड पे कैसे मेजर करना। इन्वेस्टमेंट्स इस चैप्टर में आपको बताए जाएंगे कि दो तरीके के होते हैं। एक तो छोटे पीरियड के लिए करंट इन्वेस्टमेंट। क्या कोई गेस मार सकता है करंट इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड के लिए हो सकते हैं? 1 साल। 1 साल वाले करंट इन्वेस्टमेंट, और 1 साल से आगे वाले क्या हो गए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर? 1 साल के अंदर वाले करंट, 1 साल के ऊपर वाले क्या हो गए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर? परफेक्ट। तो ये भी यहाँ पे आप सीखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि करंट इन्वेस्टमेंट्स को ईयर एंड पे किस पे मेजर करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को किस पे मेजर करते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है इन्वेंट्रीज को किस पे मेजर किया जाता है? इन्वेंट्रीज, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री भी तो करंट असेट है ना, तो ये करंट इन्वेस्टमेंट भी वैसा ही होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, जो आप टेम्पररी फ्लक्चुएशन के लिए नहीं लेते हैं, उसे हमेशा कॉस्ट पे रखा जाता है। अब कुछ केसेस है जहां पे उसको परमानेंटली मार्क डाउन किया जाता है, तो हम लोग सीखें। इसके अलावा इस ब्रोकरेज और ये सब आया खर्चा, तो होने वाला था नहीं, वो किए बगैर आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा क्या आपके नाम पर? सर भाई उसने आश्रम में 98 नंबर दिखा दिया और लॉन्ग टर्म
नहीं चलती, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने मना करके रखा है। अब देखिए, जैसे तुमने बोला, ऐसे अलग बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं। तो एज अ सीए मैं क्या बोलूंगा उसको, ये देख बेटा, एएस नंबर 13 नहीं, जीन्युइनली क्लाइंट है ना, क्लाइंट तो कुछ भी बोल सकता है, मैं ऐसा करूंगा तो कौन क्या कर लेगा, क्लाइंट है। ठीक है, तो फिर अपने को समझाना पड़ेगा, ये देख एएस 13 ऐसा बताता है कि आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने किया तो हम हमारे ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे कि हमने क्लाइंट को कहा है, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने बुक्स में उसको ज्यादा दिखाया या कॉस्ट कम दिखाई है, तो उसने कम प्रॉफिट दिखाया है या ज्यादा प्रॉफिट दिखाया है, ये सब अपन लिख देते। इसीलिए तो ऑडिटर रिपोर्ट को ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ा जाता है। हाँ, जीन्यूनली ऑडिटर रिपोर्ट, अभी आपको पता होगा, अगेन वो बाईजूस वाला, मैं एक्चुअली क्या उसको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। हाँ? नहीं नहीं, अभी ऐसा है, कोई एक तरह की कर ले तो दूसरे को बड़ा जलन होता है, नहीं, काइंड ऑफ लाइक दैट। ओके, सो बेसिकली अभी जैसे बाईजूस के केस में क्या हुआ पता है, आईसीआई ने एक्शन लिया। आईसीआई का क्या संबंध बता, आईसीआई का बाईजूस का क्या संबंध है, कुछ भी नहीं ना। तो आईसीआई ने क्या किया, जो बाईजूस के रिपोर्टर थे, कौन था बाईजूस का ऑडिटर, था बेसिकली डेलॉइट, है ना। तो डेलॉइट की रिपोर्ट उसने पूरी स्टडी की, उसने ये केस अभी रन किया है कि आपने सही से रिपोर्ट नहीं किया, जो जो इरेगुलरिटीज वगैरह थी, तो ये, हाँ, ऐसा, तो ये अभी केस चल रहा है। अभी मतलब डेलॉइट से जवाब मांगा है कि आपने ये पॉइंट्स क्यों रिपोर्ट नहीं किए थे। फिर अब डेलॉइट बोलेगा कि अच्छा हमने ऐसा किया वैसा किया, ये नहीं था वो नहीं था, जो भी है हमने ये डिस्क्लोजर दिए हैं, ये देखो। अगर पता चला आईसीआई को कि नहीं गड़बड़ तो है, तो फिर आईसीआई का मतलब वो जो केपी क्या बोलते हैं डेलॉइट का जो भी ऑडिटर रहा होगा, तो उसको 2-3 महीने के लिए डिबार कर दिया जाएगा, या ऐसे भी किया जाता है, सस्पेंड कर देते हैं, फाइन अलग लगाते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस एज अ चार्टर्ड, एज अ मेंबर। ओके, आपका काम ये है कि आप प्रोविजंस उन्हें बताओ, एंड फिर क्लियरली आप अपने रिपोर्ट में लिख दो कि भाई हमने कहा है लेकिन वो नहीं कर रहा। क्लियर, चलिए। सो करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम सीखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट को वो क्यों इतना पसंद है, लेकिन इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन बहुत पूछती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हमारा करंट हो जाए, या करंट मैंने आज करंट में डाला है लेकिन कल मेरी इच्छा होगी इसे लॉन्ग टर्म रखेंगे, तो फिर अगर ऐसा रिक्लासिफिकेशन होता है तो फिर उसको कैसे हैंडल किया जाए, ये भी हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। एनी डाउट स्टिल नाउ कि हम लोग इस सब्जेक्ट में या इस स्टैंडर्ड में क्या सीखने वाले हैं। वैसे इस पर बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं, तो हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे भी, थोड़े आपको भी सेल्फ करने हैं। ठीक है, आप डेफिनेटली उसे ट्राई कर सकते हैं, आपको कुछ दिक्कत आता है तो मैं हूँ। एक्चुअली रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना, तो वो थोड़ा बहुत आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी जो भी कुछ नया है वो तो मैं कराऊंगा ही। चलिए, तो प्रोविजंस ऑफ एएस नंबर 13, एज यू कैन सी, हेडिंग आपने डाल दी है राइट। चलिए, पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये अभी लिखना कुछ नहीं है, मैं जब बोलूंगा तभी लिखिएगा। Let's read and analyze the definition. Investments are assets held by the enterprise. So what are they? First of all, asset. Okay, these are the assets which are held by the enterprise for earning income by way of dividend, interest or rental. मतलब आपको उस पर डिविडेंड इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, या रेंटल इनकम हो सकती है, या आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भी इसे होल्ड कर सकते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं गोल्ड ले लूं तो क्या इन्वेस्टमेंट है या नहीं, क्या गोल्ड मुझे डिविडेंड दे रहा है, इंटरेस्ट, रेंट, लेकिन गोल्ड क्या दे रहा है, कैपिटल एप्रिसिएशन। तो आप आइदर दिस और दिस, या हो सकता है कि आप दोनों भी ये कॉम्बिनेशन करें, या किसी भी और तरीके के बेनिफिट्स के लिए किया जा सकता है। मुझे बताइए, मैंने स्टॉक खरीदा, स्टॉक, क्या वो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, स्टॉक, गुड्स अपन लेते हैं बेचते हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, नहीं। नहीं, मैं वो स्टॉक नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैं शेयर वाला स्टॉक नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल स्टॉक बोल रहा हूँ, जैसे अपना गुड्स लेते देते वाला स्टॉक, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो हमने ना डिविडेंड के लिए रखा है, ना इंटरेस्ट के लिए, ना रेंट के लिए, और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भी वो है नहीं। वो तो लेंगे बेचेंगे, बीच में ट्रेडिंग का प्रॉफिट कमाएंगे, ये अपना गोल है। ठीक है,
तो दिस आर नॉट अ स्टॉक इन ट्रेड। ओके, ये स्टॉक ट्रेड वाला नहीं होता है। नाउ ये बेटा आपको नोट्स मिलेंगी, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा, जो मुझे लगेगा कि रेलिवेंट है आपको लिखना चाहिए वही मैं आपको लिखाऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट्स आर कंपल्सरीली नॉट स्टॉक इन ट्रेड। जो स्टॉक इन ट्रेड होता है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ, एक शेयर ट्रेडर के लिए जो शेयर वो लेता बेचता है, क्या वो इन्वेस्टमेंट है? यार सोचो, जो शेयर ट्रेडर है वो शेयर ले रहा है बेच रहा है, ले रहा है बेच रहा है, तो क्या उसके लिए ये शेयर इन्वेस्टमेंट है या नहीं? नहीं। ठीक है, वो एस नंबर 13 से बाहर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, हैंडल दिस। अगर हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड में कुछ यूनिट्स एक्वायर किए, यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो यूनिट्स होते हैं हमारे लिए, क्या वो इन्वेस्टमेंट है या नहीं? इन्वेस्टमेंट। अपना कोई बिजनेस तो है नहीं, वो बराबर है, अपन ने एप्रिसिएशन के लिए उसको लेके रखा है, डिविडेंड्स के लिए लेके रखा है, तो ये क्या माना जाएगा? ये इन्वेस्टमेंट है और एस 13 एप्लीकेबल है। ठीक है। अब बेटा आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में रखता हूं, ठीक है? आप मुझे बताइए क्या है। बेटा मिस्टर एक्स नाम का एक आदमी, उसने एक कमर्शियल प्रीमाइसेस खरीदा, प्रेस्टीज पॉइंट के थर्ड फ्लोर पे। उसमें एक्स आदमी ने इस प्रीमाइसेस में, मतलब यहां पर एक खरीदा, एक प्रीमाइस खरीदा, एक फ्लैट खरीदा, या जो भी मतलब ऑफिस, एक ऑफिस उसने खरीदा। मुझे बताइए क्या ये इन्वेस्टमेंट है या नहीं? या आई गिव यू थ्री ऑप्शंस। क्या ये इन्वेस्टमेंट है? क्या ये स्टॉक है? क्या ये आपका क्या बोलते हैं फिक्स्ड असेट है? या नन ऑफ द? Think over it very carefully. Mr. X has bought a commercial premises. Now, what is it? Is it a fixed asset? Is it an investment? Is it a stock? Or none of them? Or I can give the option as the intention is not yet clear. सोचो क्या हो सकता है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाइए, कमाओ। ओके, yes, tell me. बहुत बढ़िया, आगे एक चीज रह गई है बस, एक चीज रह गई बस। क्या? कोई नहीं, बहुत अच्छा ट्राई था। 67% राइट आंसर। तीन ऑप्शंस थे तो एक्चुअली 33% रह गया। अगर मिस्टर एक्स खुद के बिजनेस के लिए ले रहा है तो वो उसके लिए फिक्स्ड असेट है। अगर वो उसे लेकर किराए पे देना चाहता है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। और अगर मिस्टर एक्स एक प्रॉपर्टी डीलर है तो उसके लिए स्टॉक है। प्रॉपर्टी डीलर्स ना, जो लेते प्रॉपर्टी लेते हैं बेचते हैं, लेते हैं बेचते हैं। तो अभी प्रॉब्लम ये है, अपने पास एक्स का इंटेंशन क्लियर नहीं है, एक्स ने क्यों लिया है। अगर एक्स कहता है कि मैं ट्रेडिंग करता हूं प्रॉपर्टी का, तो फिर इन दैट केस उसके लिए स्टॉक है। अगर एक्स ये कहता है कि मैं किस में हूं, तो मैं खाली इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाह रहा हूं या रेंट पे देना चाह रहा हूं, तो वो इन्वेस्टमेंट है। एक्स वहां पे कुछ नया बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए फिक्स एसेट है। एवरीबॉडी क्लियर? अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? मतलब सेम प्रॉपर्टी है, आदमी भी सेम है, खरीदा है उसने, तो तीनों की तीन अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों? अल्टीमेटली जो अकाउंटिंग है ना, वो आपके इंटेंशन पे डिपेंड करती है। इन चीजों पे
ऑडिटर को भी मैनेजमेंट पे रिलाई ही करना पड़ता है कि उनका इंटेंशन क्या है। ऑडिटर नहीं बोल सकता नहीं नहीं तुमने झोल किया है, ठीक है, ऑडिटर मैनेजमेंट बोल रहा है हमारा इंटेंशन है कि हम इसे होल्ड करने वाले हैं, तो भैया होल्ड करने वाले होंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। मैनेजमेंट पे कई बार ऑडिटर को ट्रस्ट रखना पड़ता है ना। तो ऑडिटर्स क्या बोलते हैं, या मैनेजमेंट का इंटेंशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसे इन्वेंट्री दिखाओगे या आप उसे फिक्स असेट दिखाओगे या आप ऐसे इन्वेस्टमेंट दिखाओगे। क्या सबको ये क्लियर है? अच्छा, असेट वही थी, आदमी भी वही था, उसने खरीदा था, लेकिन तीनों की तीन अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकती है। एवरीबडी क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, किसी को कोई डाउट? आई एम वेरी हैप्पी, एटलीस्ट तुमने ट्राई किया और राइट आया तुम्हारा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस ऐसे ही ट्राई करते रहने का बेटा, है ना। चलो, अब ये पॉइंट जो अभी अपन ने डिस्कस किया वो यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन एंटिटीज इंटेंशन ऑफ होल्डिंग द असेट। ओके, ये सब इसमें दिया हुआ है, आपके स्टैंडर्ड्स का है ये। अब मैं थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में आपको समझाता हूँ, स्पेशली जो लोग शेयर बाजार का काम करते हैं। जो लोग शेयर बाजार का काम करते हैं, मुझे बताइए वो शेयर लेते बेचते हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट है या स्टॉक है? वो स्टॉक है। तो स्टॉक है तो क्या वो यहां पर आएगा या वो एस नंबर 2 इन्वेंट्रीज में जाएगा? एस टू इन्वेंट्रीज वाले में जाना चाहिए, सही है ना। लेकिन इन्वेंट्रीज का जब हम लोग एस पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग देखते हैं कि इन्वेंट्रीज के एस में से ये स्टॉक वाले को किक करके बाहर निकाला हुआ है, नॉट एप्लीकेबल। एस नंबर 2 क्लियरली कहता है कि दिस एस इज नॉट एप्लीकेबल टू शेयर एंड लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और एस 13 तो इन्वेस्टमेंट्स पे है, वो तो स्टॉक पे है ही नहीं। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि फिर ये जो शेयर ट्रेडर्स होते हैं, ये कौन सा फॉलो करें? तो इसीलिए आईसीआई ने एक ओपिनियन दी कि नो डाउट एस 13 उन पे एप्लीकेबल नहीं है। स्टिल एस 13 में जो करंट इन्वेस्टमेंट की प्रोविजंस है, वही प्रोविजन शेयर वालों ने भी फॉलो करनी चाहिए। ऐसा आईसीआई ने ओपिनियन दिया हुआ है, इसलिए फिर वैसा फॉलो होने लगा। क्लियर? करंट असेट और इन्वेंट्री, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि स्टैंडर्ड ने उसको बाहर निकाला था। एस 2 ने क्या क्लियरली लिखा है एस 2 में कि ये शेयर वेयर के लिए है नहीं ये, ठीक है, एस 2 ने ऐसा क्लियरली कहा हुआ है। तो फिर झगड़ा होता है ना। मान लो क्या बोलते हैं, जो शेयर ट्रेडर है वो बोलता है मैं इंटरेस्ट की कॉस्ट भी ऐड करूंगा, तो भाई चार्टर्ड अकाउंट उसको क्या बताया ना, भैया प्रोविजन ही नहीं है। तो फिर ऐसे ओपिनियन के साथ आया कि जो प्रोविजंस यहाँ करंट इन्वेस्टमेंट के लिए एप्लीकेबल होंगी, वही नॉर्मल शेयर ट्रेडर अपने लिए करेगा। क्लियर? चलिए, ये सब यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे लिया हुआ भी है इस पर ऐसे ओपिनियन। जो भी शेयर एज पर हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड है, वो करंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिखे जाएंगे, ट्रीट किए जाएंगे। एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यस, अब आप अपने नोटबुक्स ओपन करिए। राइट डाउन दिस डेफिनेशन प्लीज। ये पूरा लिखिए यहाँ से यहाँ तक, रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है।
Very done. Now students, write down initial measurement of investment. हेडिंग डालेंगे इनिशियल मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. Initial measurement of investment. All investment should be initially recognized at cost. All investment should be initially recognized at cost. हर एक इन्वेस्टमेंट किस पे मेजर होगा? हमेशा जब भी आप उसे खरीदेंगे उसे कॉस्ट पे ही लिखना है, रिकॉर्ड करना है. एवरीबॉडी क्लियर? अच्छा, कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सिर्फ उसकी बेसिक कॉस्ट, या अगर मान लो स्टैम्प ड्यूटी लगी है तो लोगे या नहीं लोगे? लोगे. बेसिकली जब तक वो तुम्हारे हाथ में नहीं आ जाती, रेडी नहीं हो जाती अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है, बेसिकली जब तक वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे आने के जितने भी खर्चे होंगे वो सभी आपको ऐड करने हैं. तो ब्रोकरेज हो सकता है, स्टैम्प ड्यूटी हो सकता है, एसटीटी हो सकता है, गवर्नमेंट का टैक्स हो सकता है, कुछ भी रहने दो, लीगल फीस हो सकती है, ये सभी आपको कॉस्ट में ऐड करते चले जाना है. एवरीबडी क्लियर? परफेक्ट. ओके, राइट डाउन दिस लाइन. Done. Now everyone try question number 2. Try question number 2. X Limited acquired 1000 shares in Tata Limited. 1000 shares in Tata Limited at rupees 55 each on 21st February 2022, and it paid 2% brokerage fee and stamp duty of rupees 50. Okay, nominal value यानी shares का face value. Okay, so face value of the shares is rupees 10. How do you recognize this in the books of account of X Limited? Students, पहली वर्किंग करिए, मुझे ये बताइए आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी हुई. चलिए बेटा, जल्दी से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करिए. लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन 2 का रेफरेंस दे दीजिए, पेज 2 क्वेश्चन 2. ठीक है, पेज 2 क्वेश्चन 2. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब दो कॉलम्स होने चाहिए, पर्टिकुलर्स और रुपीस. स्टूडेंट्स, इस तरीके से दिखेगा ये. पर्टिकुलर्स और रुपीस, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ऊपर लिख चुके हैं. बेसिक कॉस्ट ऑफ शेयर्स, $1000
इंटू ₹55, तो ये हो गया बेटा 55,000। 55,000। क्या ये खर्चे ऐड करने हैं या नहीं करने? स्टैम्प ड्यूटी और ब्रोकरेज कर लो बेटा, जल्दी से ऐड कर लो। ऐड ब्रोकरेज 2% बोला है, निकाल लीजिए 2%। 2% किसका लिया जाता है बेटा? फेस वैल्यू का कि परचेस प्राइस का? परचेस प्राइस का हमेशा। तो 55,000 का 2% ले लीजिए। क्या ये 1100 आ रहा है? फिर एड स्टैम्प ड्यूटी, एड स्टैम्प ड्यूटी 50 बराबर है। सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? 56,150। परफेक्ट। कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एनी डाउट? डाउट है? एंट्री क्या पास करोगे बेटा अभी इसकी? अपने को रिकॉग्नाइज करने को कहा है, पूरी जर्नल एंट्री पास करनी है अपने को। क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? हम जब शेयर्स खरीदते हैं ना, जनरली शेयर्स कैश में नहीं लिए जाते, ठीक है। इनफैक्ट अब है ना, आप नॉर्मली कैश अकाउंट यूज थोड़ा कम करना, हमेशा बैंक अकाउंट में ही होती है चीजें। कंपनीज में तो बैंक अकाउंट में ही होती है। तो मुझे बताइए कि कैसे करेंगे हम इसकी एंट्री? टाटा के शेयर से। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही नाम डालेंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ टाटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लिखिए बेटा इसका जर्नल एंट्री लिखिए। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स of Tata Limited account debit, Tata Limited account debit, 56,150, 56,150 to bank account, 56,150. Everybody clear? Any doubts? सर क्या नरेशन भी लिखना है? बेटा अभी आप नहीं लिखोगे चलेगा, हम जब रियल क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना तब अपन लिखेंगे, ठीक है। क्लास में भी और एग्जाम्स में भी अपन क्लास में वही हैबिट बनाएंगे, लिखने की हैबिट बनाओ तो दिक्कत नहीं जाएगी आगे, ठीक है। ये क्या है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन वाला है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आगे जाके जो जर्नल के बड़े क्वेश्चंस होंगे ना उसमें अपन लिखेंगे। जैसी हैबिट बनते जाती है ना वैसे ही फिर आगे ये होते जाता है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन, ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। क्या आएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स परचेज कॉस्ट, ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी या बोथ? बोथ बराबर है, लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फैंटास्टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे से पढ़िए और मुझे बताइए। यहाँ पे बेटा है ना, प्राइस टैग 2 लाख है। ये जो 2 लाख उन्होंने P&L डाला है, ठीक है। वो आपको बताना है, आपको डिस्कस करने को कहा गया है। 1 लाख नहीं ना, 2 लाख। 2 लाख है, वो मैंने अपडेट किया ना। क्या लिखेंगे बेटा? अगर मान लो आपको ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन,
और ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ रखा है। वर्डिंग क्या लिखेंगे हम? The wordings will write as per accounting standard 13, all investments should be recognized at cost, and cost of investment include the basic cost and all direct cost incurred for acquisition. So we cannot actually take the possession of the flat till the time we take the membership of that. Okay, so that is why ये जो है this 2 lakh rupees is a part of the acquisition cost and should be added in the cost of the investment. ऐसे इसके वर्डिंग्स आने चाहिए। आया समझ में? ठीक है, तो बेसिकली जो 2 लाख उन्होंने ट्रीट किया P&L में डाल के, क्या ये सही था? ये गलत था, ये ट्रीटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये 2 लाख रुपया एक तो वन टाइम खर्चा बराबर है, और ये क्यों किया गया? प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए किया गया। तो इन दैट केस ये 2 लाख रुपए हमने इसमें ऐड कर लेने चाहिए थे प्रॉपर्टी की कॉस्ट में। क्लियर सभी को? एनी डाउट्स? अच्छा एक बात बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम, ऐसे ही होंगे। स्टैंडर्ड से ना आपको प्रॉपर्टी नहीं पूछेगा, आपको प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर एक सिनेरियो बना के दिया जाएगा, आपको उसे जज करना है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशंस प्रैक्टिकल लाइफ में सीए के सामने आती ही रहती है। सीए, सीडब्ल्यूए, सारे प्रोफेशनल्स, उनके लिए ऐसी ही सिचुएशंस हमेशा सामने आती है। क्लाइंट्स हमेशा कुछ ना कुछ आड़े टेढ़े सवाल पूछते रहते हैं, ऐसा कर लिया तो क्या दिक्कत है, ऐसा कर लिया तो क्या दिक्कत है, बराबर है। तो अपने को बताना पड़ता है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है। वी हैव टू सजेस्ट दैट। देखो लॉ के लैंग्वेज में आप नहीं भी लिखो तो चलता है, लेकिन बेटर है कि आप वही लैंग्वेज यूज करें जितना अपन उसमें लिखेंगे। इसीलिए ना मैं थोड़े क्वेश्चंस आपको लिखवा के दूंगा, जो मेरे हिसाब से रिलेवेंट क्वेश्चंस है ना थ्योरी वाले, वो मैं आपको प्रोविजंस लिखा दूंगा। उसमें पैरा नंबर भी लिखा के आपको दूंगा कि ये कौन सा पैरा नंबर है ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। ठीक है, ताकि वो आपको याद रहे कि हाँ ये वर्डिंग्स अपने को लिखनी है। ठीक है, आई डू दैट, डोंट वरी। 5 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क ऐसे अलग अलग रहते हैं, जनरली 5 मार्क का रहता है दूसरा, है ना। और ये ऐसे क्वेश्चन है ना बेटा, आपको सिर्फ यहां नहीं होते। ऑडिट, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट में ऐसी ही सिचुएशंस होंगी और आपको बोला जाएगा एज अ ऑडिटर कमेंट। समझ में आ रहा है ये चीज? एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? ठीक है, सो विल राइट द प्रोविजंस, we'll discuss the company has is at error when they are charging it to P&L, is a capital expenditure and should be added to the cost of the investment. By the way, capital expenditures and revenue expenditures, you know the meaning of this? Okay, okay. Anybody who can tell me this? Not Preet. Anybody else? Capital expenditures and revenue expenditures. You want to try? चलिए बोलो. Okay, okay. वेरी गुड। बेसिकली रूटीन बिजनेस के जो खर्चे होते हैं आपके, वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, बराबर है, जो रूटीन रेगुलर बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, ये अपना बेनिफिट आपको 1 साल तक ही देते हैं। सैलरी आपने दिया, 1 महीना ही काम करेगा, अंडरस्टैंड, इनका बेनिफिट उसी साल खत्म हो जाता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसका बेनिफिट आपको सालों साल मिलता है, बहुत सारे ईयर्स तक मिलता है। मैंने लैपटॉप लिया, ठीक है, तो इसी साल लिया, लेकिन हो गया क्या? ये वो आगे, ठीक है, चलो हो गया। देखो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, राइट। तो अंडरस्टैंड, अभी जैसे ये 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, मुझे बताओ ये जो लैपटॉप है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। इट इज गिविंग मी बेनिफिट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, right? It is giving me benefit for number of years, right? So this is a capital expenditure.
Okay, tell me something. This mobile phone, capital expenditure or revenue expenditure? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसका रिचार्ज जो है वो रेवेन्यू है, बिल्कुल ठीक है, वो आपको एक साल ही बेनिफिट देता है। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। तो यू नो एग्जैक्टली नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा एक्विजिशन कॉस्ट अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस। मैंने आपके सामने सिचुएशन पहले भी रखी थी। मैंने 25 लाख रुपए दिए, इन्वेस्टमेंट लिया, अब सीधा इन्वेस्टमेंट को 25 लाख डेबिट कर दें। लेकिन अगर मैंने 5 लाख रुपए दिए और 20 लाख की गाड़ी दे दी, समझ रहे हैं, अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का गिना जाएगा? मैंने 5 लाख कैश दिया और 20 लाख की जगह मैंने क्या दे दी, गाड़ी दे दी मेरी 20 लाख की। तो फिर इन दैट केस अभी इन्वेस्टमेंट अभी भी 25 लाख का है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ कैश नहीं लिया जाता, आप असेट्स भी दे सकते हैं, आप शेयर इश्यू कर सकते हैं, तो उनका फेयर वैल्यू लेना होगा, ठीक है। नाउ फेयर वैल्यू लेने वाला बेचने वाला डिसाइड नहीं करता, फेयर वैल्यू तो मार्केट डिसाइड करता है, ठीक है। मैं, मेरे पास शेयर पड़े हैं, मेरी इच्छा कुछ भी रहने दो, उसका फेयर वैल्यू जो बाजार में है वही होता है ना। आया ना समझ में? मेरे पास यस बैंक के शेयर है ना। अभी क्या शायद अब तो मैं देखना भी छोड़ दिया, अरे उम्मीद ही नहीं रही है मेरी, ऐसा देखना ही छोड़ दिया, ठीक है। कोई नहीं, जज बड़ा होगा जब तक आज है ना। चलिए सो बेसिकली जैसे जो फेयर वैल्यू होता है वो मार्केट ड्रिवन है ना, दैट इज मार्केट ड्रिवन। दो नॉलेजेबल लोग जब एक चीज को ट्रेड करते हैं, नॉलेजेबल समझदार व्यक्ति, ठीक है, जिस भाव पे ट्रेड करते हैं ना उसे फेयर वैल्यू कहा जाता है। जिस भाव पे उसे ले सकते हैं या बेच सकते हैं वो उसका फेयर वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा, मैं और मेरा भाई है ना, हम दोनों नॉलेजेबल हैं, हम दोनों जमीन को, मान लो हमारी कोई फैमिली प्रॉपर्टी है, हो सकता है जमीन सिर्फ 25 लाख की है, लेकिन वो बड़ा भाई है, उसका बड़ा प्यार है मेरे पे, ठीक है, हो सकता है वो मुझे 40 लाख दे दे उसके लिए, हो सकता है या नहीं हो सकता है, सोचिए, ठीक है ना। इन दैट केस मुझे बताइए, क्या हम 40 लाख को फेयर वैल्यू समझे अभी? क्या 40 लाख फेयर वैल्यू है? मार्केट में भाव चालू 25 लाख, वो मुझे 40 लाख क्यों दे रहा है? क्योंकि वो मेरा भाई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, राइट। तो अंडरस्टैंड, फेयर वैल्यू मतलब जहां पर दो समझदार व्यक्ति अनरिलेटेड ट्रेड कर सकते हैं, मैं और वो तो रिलेटेड है ना, ठीक है। व्हेन द ट्रांजैक्शन इज डन एट एन आर्म लेंथ प्राइस, हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड आर्म लेंथ प्राइस? व्हाट इज आर्म लेंथ प्राइस? जैसे अभी यहाँ पे स्वप्निल सर आए थे, ठीक है, मैं उनके साथ अगर कुछ डील करूंगा, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, मैं उनके साथ अगर कुछ भी डील करता हूँ, ठीक है, वो बोलते हैं सर आपका कंप्यूटर मेरे को दे दो, है ना, मैं आपको 2,000 देता, मैं दूंगा क्या? नहीं दूंगा, बराबर है। भाई को भी नहीं दूंगा मैं, तो वो तो समझ में आ रहा है आप सभी को? क्यों? क्यों मैं क्यों नहीं दे रहा उनको 2,000 में? फेयर वैल्यू नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरा भतीजा है या कोई छोटा बच्चा है, मतलब जो रिलेटेड है, ठीक है, वो मांग रहा है, मैं बोला ठीक है ले जा चल, क्यों? क्योंकि वो मेरा रिलेटिव है। तो अंडरस्टैंड, फेयर वैल्यू बेसिकली वो भाव जिसपे दो समझदार व्यक्ति ट्रेड करते हैं आर्म लेंथ प्राइस पे, जो रिलेटेड नहीं है। क्लियर? व्हाट अबाउट, टेल मी ऑल ऑफ यू, इफ वी डील, वेदर इट विल बी एट फेयर वैल्यू और नॉट, क्या हमारा कोई रिलेशन है? स्टूडेंट टीचर वो अलग चीज हो गया ना, बट इफ द ट्रेड इज हैपनिंग, दैट्स गोइंग टू हैपन एट द मार्केट रेट, understand, that is going to happen at fair value, okay. Then I am not going to have that undue influence, right? Undue influence contact, I'd leave it aside, ठीक है। सो अंडरस्टैंड ये
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो दो समझदार व्यक्ति जिस पे ट्रेड कर अब मुझे बताओ, तुम समझदार हो, तुम ज्यादा क्यों दोगे? वो इग्नोरेंस हुआ, दैट इज गोइंग टू बी इग्नोरेंस, नॉलेजेबल नहीं हुआ ना फिर वो, जिसमें तो नॉलेजेबल पर्सन डील करेंगे बेसिकली। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? अच्छा, कैन यू टेल मी, इज मार्केट वैल्यू ऑलवेज द फेयर वैल्यू? मार्केट में शेयर का दाम रोज हर सेकंड बढ़ता है और घटता है, क्या फेयर वैल्यू कंपनी की हर सेकंड बढ़ रही है घट रही है? अंडरस्टैंड? मार्केट में जो होता है, मार्केट में जो भाव छपते हैं, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज आप देखते होंगे, ये सब मार्केट रेट है, ये फेयर वैल्यू नहीं है। फेयर वैल्यू का मतलब जिसपे दो समझदार व्यक्ति ट्रेड करते हैं। अब आपको बताऊं, ये मार्केट रेट तो कुछ भी चलते रहते हैं, लेकिन जो बाहर डील्स होती है, बड़ी डील्स, लाखों करोड़ों रुपए की, अभी आपने शायद सुना है, नहीं सुना, गंगवाल फैमिली, दे लॉन्च्ड एन ओएफएस, बेसिकली ऑफर फॉर सेल, फॉर 4,500 करोड़। जो लोग ये लेंगे, क्या वो ये देखेंगे कि मार्केट रेट क्या है, या ये वो ये देखेंगे कि व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी? दे विल ऑलवेज सी द फेयर वैल्यू। यू मे से सर, अगर मान लो मार्केट रेट सस्ता है और फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो वो लोग मार्केट से भी तो खरीद सकते हैं। बेटा, मार्केट में उतनी क्वांटिटीज अवेलेबल नहीं होती है। जिसको 1,000 करोड़ के शेयर खरीदने हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज पे ऐसे चिल्लर चिल्लर 100 शेयर करके नहीं खरीदेगा। ही विल गो एंड बाय फ्रॉम द पर्सन हु आर हैविंग दोस बिग लॉट्स। अंडरस्टैंड? वो लोग ऐसे 100 शेयर चिंदी ऐसे नहीं खरीदते। आप म्यूचुअल फंड्स देखो, LIC देखो, ये सभी लोग जब जाते हैं ना बाजार में, जब ये लोग परचेसिंग करते हैं, ये ऐसे डायरेक्टली बंच के बंच उठाते हैं। ये जब भी खरीदते हैं, बाजार एकदम सप्प से ऊपर जाता है, लाइक दैट। ओके, तो हर बार मार्केट रेट इज नॉट फेयर वैल्यू। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग से निकाल लेना कि शेयर बाजार में जो दिख रहा है वो फेयर वैल्यू है, नहीं। शेयर बाजार में फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, लेकिन कंपनीज की फेयर वैल्यू इतनी आसानी से, इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। हर सेकंड तो चेंज नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे बताइए, आपने एक जमीन खरीदी और बदले में आपके कंपनी के शेयर दे दी। जमीन तो कहीं लिस्टेड है नहीं, जमीन का तो कोई ऐसा भाव कुछ कुछ बोल ही नहीं सकते, लेकिन शेयर तो आपके लिस्टेड है। तो मुझे बताइए, आप जमीन को किस रेट पे मेजर करेंगे? आपने जो शेयर इश्यू किए उसकी जो फेयर वैल्यू, क्योंकि जमीन की फेयर वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आपने आ, क्या बोलते हैं, जमीन ली जिसका फेयर वैल्यू भी अवेलेबल है, और आपने जो शेयर दिए उसका भी फेयर वैल्यू अवेलेबल है, तो इन दोनों में से जिसका भी फेयर वैल्यू ज्यादा क्लियरली अवेलेबल है, उसको लेना है। पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा जो तुमने असेट दी। तुमने असेट कौन सी दी? तुमने क्या दिए? शेयर्स दी, है ना? और बदले में क्या ले लिया? जमीन ले। तो बेसिकली, अगर मान लो तुम एक कोई असेट दे रहे हो, अभी मैं शेयर्स का एग्जांपल नहीं लेता क्योंकि शेयर वाला ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अभी मान लेते हैं तुमने तुम्हारी गाड़ी दे दी, है ना? गाड़ी दे दी और बदले में शेयर ले ली, इन्वेस्टमेंट्स ले ली। तो इन दैट केस गाड़ी की भी फेयर वैल्यू अवेलेबल है और वो शेयर की भी अवेलेबल है। तो जो तुमने असेट दिया था, तुमने कौन सा असेट दिया? गाड़ी, जिसकी फेयर वैल्यू ज्यादा क्लियरली अवेलेबल है ना, उसको लेना चाहिए। अगर गाड़ी की क्लियरली अवेलेबल है तो गाड़ी के भाव पे एंट्रीज रिकॉर्ड होगी। एनी डाउट? रीड दिस डेफिनेशन फॉर फेयर वैल्यू प्लीज। समझा? अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया, जहां दो समझदार व्यक्ति मार्केट में ट्रेड करेंगे, बेसिकली जिस भाव पे ट्रेड कर सकते हैं, आर्म लेंथ प्राइस होना चाहिए, अनरिलेटेड लोग होने चाहिए वो, ठीक है। तो वो वाले ये होता है, तो मार्केट वैल्यू को भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के साथ लिया जा सकता है, एग्जैक्टली एज इट इज नहीं लिया जा सकता ना। चलिए नोटबुक ओपन करिए, बस ये मैं लास्ट पार्ट लिखा देता हूं और फिर आज के लिए लेक्चर हम लोग कंक्लूड करेंगे।
डू वन थिंग, ये इतना पार्ट आप नोट करिए। वो पहला वाला करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं क्लास में। क्या सभी जन क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे एडेड हैं? नहीं है? और कौन कौन नहीं है? तीन, ठीक है। मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो आप उस पर मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड करा दूँ। ये वाला पॉइंट लिखा है, प्रेफरेंस किसको देना है, और नोट बिलो में preference should be given to the fair value of assets given. चलिए डन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम लोग यहीं रुक जाते हैं, है ना? ओके, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।